नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड, जहां हम आपकी मदद करते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करने में। हर हफ्ते की तरह आज भी आपके लिए एक खास फंड पर चर्चा होगी। आज बात होगी यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं फंड मैनेजर हार्दिक बोरा, जो यूनियन म्यूचुअल फंड के को हेड इक्विटी हैं। हार्दिक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। डिटेल में बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत ही दिलचस्प फंड है ये। मैं इनफैक्ट डिटेल्स उसकी पढ़ रही थी, लेकिन पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी बाजार की मौजूदा परिस्थिति पर। हमने देखा इस हफ्ते एक अचानक करेक्शन आया और कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि बजट से पहले क्या निफ्टी 1000 पॉइंट का करेक्शन दिखाएगा या नहीं। हिस्टोरिकली जनवरी का महीना हमेशा कमजोर रहता है और शायद उसी कमजोरी की झलक देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये करेक्शन, क्या ये गिरावट एक मौका है उन निवेशकों के लिए पैसा लगाने की जो अब तक साइडलाइंस पर बैठे थे, अब तक पैसा नहीं लगा पाए थे। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जनवरी का महीना यूजुअली मार्केट में थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन हम दरख्वास्त करेंगे निवेशकों से कि जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने के लिए शायद से ना आए। पिछले एक साल में निफ्टी ने मान लीजिए 20% की रिटर्न दी है और 13% तो पिछले 3 महीनों में आ गए हैं। तो उसमें से 13% यानी कि 60% रिटर्न तो काफी जल्दी आ चुके हैं। तो ये जो लेवल है करेक्शन की, इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी का लाभ उठाएं। हम नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म से कोई मार्केट्स में प्रॉब्लम है। ये टेक्निकल रीजन की वजह से शायद से करेक्शन आती है रहती है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि या तो मार्केट यहाँ से 5 महीनों के लिए कांस्टेंट रहे, यानी टाइम करेक्शन रहे, मार्केट यहीं रहे, या 5% की एक्चुअल करेक्शन है। दोनों में से अगर एक भी चीज हो गई तो मार्केट काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। सो इस वॉलेटिलिटी और ये टाइम करेक्शन का फायदा उठाइए एसटीपी के द्वारा। एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं अगले 5 महीनों में। इलेक्शंस होंगे ग्लोबली, हमारी कंट्री की इलेक्शन भी होगी जनरल लेवल पे। तो इन सब चीजों की वॉलेटिलिटी जो भी मार्केट में आ सकती है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करें और एसटीपी के थ्रू आइए। हमारे खुद के जो फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, फेयर जोन पे है, यानी कि ना महंगे हैं और ना सस्ते हैं। जब भी मार्केट्स ये लेवल पर रहते हैं तो वॉलेटिलिटी की अपेक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से हुआ है, आप देखिए कि इस दिन मार्केट 1% ऊपर है, फिर खुलता नीचे है, अभी फ्लैट हो गया है। तो ये वॉलेटिलिटी होती रहेगी। तो हो सके तो एटलीस्ट फोर्टनाइटली या साप्ताहिक एसटीपी या एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो तुरंत वो लमसम नहीं लगाएंगे। आप कोई एक फंड ऐसा चुने जहां पर सिस्टमैटिकली वो ट्रांसफर हो सके। तो इंटरम में वो प्राइमरीली एक लिक्विड फंड में लगता है और इवेंचुअली वहां से फिर वो आपकी इक्विटीज में आता है। जो आपने फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम की बात की, क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा मार्केट में इन द कमिंग 3 मंथ्स स्पेशली, क्योंकि अगले 3 महीनों में ही दरअसल सबसे बड़ा इवेंट रहेगा जो लार्जली सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहा है। जब हम जनरल इलेक्शंस में आएंगे, जहां पर मार्केट ठान कर बैठा है कि करंट गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी के साथ आएगी और फिर ये जो रिफॉर्म की प्रोसेस है वो बरकरार रहेगी, शायद और स्पीड पकड़े। तो इस 3 महीने की पीरियड में क्या इस फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम में क्या कुछ बड़े स्विंग्स, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। तो फेयर वैल्यू जो होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं निफ्टी की, वो ऐसे समझ लीजिए कि निफ्टी की सही वैल्यू क्या है, और जो प्राइस होती है वो इन सेंटिमेंट्स और इन डेवलपमेंट्स को लेकर आगे पीछे हो सकती है। जैसे कुछ दिनों में कोई बैंकों के रिजल्ट या आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स की वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो फेयर वैल्यू ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी का सही वैल्यू, अगर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर एक्स है, यानी कि मान लीजिए 20,000 है, तो अगर निफ्टी भाग के अगर 23,000 के आसपास चले जाए तो वो कहेगा कि मार्केट अभी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर है। सो ये फेयर वैल्यू एक निर्धारित तरह से ग्रो होती रहती है हर साल। जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती रहती है, फेयर वैल्यू भी उसी तरह से हर महीने, हर क्वार्टर ग्रो होती रहती है। वो नंबर नहीं हिलता। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स की आप बात कर रही हैं, इसकी वजह से मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से अगर हम कल के प्राइस के हिसाब से बात करें तो मार्केट फेयर जोन में, यानी यहां से आप बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते
और कम भी नहीं कर सकते, इट्स ठीक ठाक है, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो जैसे आपने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात की, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी आ सकते हैं। हम्म। तो इन चीजों की वजह से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है 5 महीनों के लिए, अगर मार्केट टाइम करेक्ट करे तो। या तो यही लेवल पे अगर मार्केट रहा 5 महीनों के बाद तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक फेयर वैल्यू में कोई चेंज आएगी, बट जैसे आपने भी सही तरह से कहा कि एफटीपी करेंगे तो आपका पैसा पहले लिक्विड या कोई ऐसे फंड में लॉक इन होगा जहां पे सेफ रहेगा, और धीरे धीरे कर कर इक्विटी फंड्स में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपको लमसम करना ही है तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फायदा उठाइए। अगर अच्छे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इक्विटी के अंदर और बाहर इन्वेस्ट करके ये रिस्क को मैनेज करेंगे, अगर आपको लमसम एक साथ पैसे डालने हो तो। बट इक्विटी में आप प्लीज एसटीपी कीजिए। एसटीपी इज द बेस्ट वे, स्पेशली इस तरह के मार्केट में जब बड़े इवेंट्स आने वाले और मार्केट में थोड़ी थोड़ी अलग अलग कारणों की वजह से वो नर्वसनेस देखने को मिल रही है। आपका जो फंड जो हमने चुना है आज चर्चा के लिए, ये आपने सितंबर 2023 में इनफैक्ट अलॉटमेंट शुरू किया था, यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड। अब मैं देख रही थी बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इसे पॉइस किया हुआ है, जहां पर आपका कम निवेश लार्ज कैप में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, नियरली 4.5-5% का है, और फिर बाकी बड़ा हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में है। क्या यही पोजीशनिंग आपकी इस साल और आने वाले साल में भी रहेगी, कंसिडरिंग इस साल की शुरुआत या फिर दिसंबर एंड में सभी लोग कह रहे थे कि ये साल शायद लार्ज कैप्स का रहेगा? कुछ बदलाव करेंगे इस पोर्टफोलियो में या ऐसे का ऐसे रहेगा? नहीं, ये पोर्टफोलियो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इन्वेस्टर्स से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एसआईपी या एसपीपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो के हम क्वालिटी को चेंज नहीं करना चाहते। Okay. हम निवेशकों के निवेश करने के तरीके को रादर मॉडरेट करना चाहेंगे जब वैल्यूएशन आज की परिस्थिति में हो। आज मिड एंड स्मॉल कैप, जैसे आपने कहा, हमारी भी यही राय है कि लार्ज कैप से ज्यादा महंगे हैं। तो इस लेवल पर इसके लिए हम लमसम इस फंड में रेकमेंड नहीं करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि आप जैसे मैंने कहा एसपीपी और एसआईपी का फायदा उठाइए, एंड पोर्टफोलियो का जो बनावट है जो पोर्टफोलियो की, वो चेंज नहीं होने वाली, वो ऐसी ही रहेगी। मिड एंड स्मॉल कैप की हैवी रहेगी, एंड मैं शायद से उसके ऊपर बताना चाहूंगा कि क्यों ऐसी रहेगी। सो अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, आईएमएफ साल में 2 बार हर 6 महीने एक प्रोजेक्शन देता है कि दुनिया के 190 लगभग जो देश हैं वो क्या पेस पर ग्रो कर रहे हैं। उसमें इंडिया 11वें नंबर पे है ग्रोथ रेट के हिसाब से। और अगर आप हमसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंट्रीज के साइज देखें तो हमारी निफ्टी की जो टॉप 18 कंपनी है उनके मार्केट कैप मिला दीजिए तो उन कंट्रीज की जीडीपी ऐड कर दीजिए, हमारी निफ्टी उनसे बहुत बड़ी है। सो मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूं कि ना ही इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बट वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है एक जो ये तेजी पे ग्रो कर रहा है। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट लेवल के हिसाब से कहूं तो इंडिया एक ऐसा लार्ज कैप है जो स्मॉल कैप के पेस पे ग्रो कर रहा है। सो हमें ये फंड के माध्यम से इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को ड्राइव करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर हैं, उस पे हमें फोकस करना है, और वो फास्ट ग्रोथ हमें मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा दिख रही है। इसके लिए ये पोर्टफोलियो की बनावट ऐसी ही रहेगी। हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो टॉप 18 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं हमारे बेंचमार्क के, जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, उनकी वेटेज है 45%। सो टॉप 45% ऑफ बेंचमार्क हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। सो उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो किसी भी निवेशक के लिए अलग होगा। अब और वो काफी यूनिक है क्योंकि ज्यादातर फंड्स टॉप कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन आपने कुछ सोचकर ही उन्हें नहीं रखा है। इनफैक्ट मैं देख भी रही थी कि आप एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी जैसे काउंटर्स पर राधा अंडरवेट हैं और ओवरवेट हैं कई सारी मिड कैप कंपनियों पर। इसमें एक तो नई टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ आपका काफी ज्यादा एक्सपोजर है हार्दिक, तो वहां पर क्या आपको लग रहा है कि द नेक्स्ट डेकेड शायद इन्हीं कंपनियों के नाम रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब तक इन कंपनियों में मुनाफे के तौर पर ज्यादा हमने कुछ देखा नहीं है या फिर वो ना के बराबर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हमारी यही राय है कि अगर हमारे जो देश की जो ये ग्रोथ रेट है वो अगर होगी तो इन कंपनीज को एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाना पड़ेगा हमारे जीडीपी की ग्रोथ को सफल करने के लिए।
और इनमें से काफी कंपनियों के बिजनेस में तो ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। प्राइसेस में ग्रोथ हम अपेक्षा रखते हैं कि शायद से आ जाए, बट आप समझ सकते हैं कि आज हर कंज्यूमर ऑनलाइन या तो फूड ऑर्डर कर रहा है या तो जनरली अपने रिटेल की डिमांड्स ऑनलाइन मीट कर रहा है, चाहे वो स्टेपल्स की डिमांड हो या फिर अपने इवन अपैरल्स की डिमांड हो, तो ये चीजें भी ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं। तो जो कंपनीज ये परचेज को मुमकिन कर पा रही हैं हमारे लिए, वो कंपनीज तो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं ही, बट उन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए भी एक इंडस्ट्री चाहिए हमें। जी। जैसे कि अगर आपके घर कोई अगर इंसान आता है कुछ डिलीवरी लेकर, उसे मैपिंग सोल्यूशन की जरूरत है ताकि वो आपके घर पे आ सके सही जगह पर। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे या हमें हमें हमारी गाड़ियों में ऑटोमेशन चाहिए, जैसे आप एक बटन दबाइए और आपकी कार का विंडो ऊपर या नीचे होता है, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कार के अंदर। तो ये सब ऑटोमेशन के लिए एक अलग इंडस्ट्री है जो उस ऑटोमेशन और उस इंडस्ट्री के ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो हम सिर्फ इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज नाम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि इनोवेशन तो कुछ कंपनियां कर रही हैं, लेकिन उस इनोवेशन को साकार करने के लिए बहुत दूसरी कंपनीज भी उसको सपोर्ट करती हैं। और ये दोनों कंपनियों का मिश्रण अगर हम लें तो ये एक बड़ा पाए है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ का। सो वो एक पर्टिकुलर पार्ट है। और हमारे कंज्यूम करने के जो तरीके हैं, हमारे खाना खाने के जो तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा सारा एक्सपेंडिचर का जो तरीका है चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस आर कंज्यूमिंग मोर कंपेयर टू लेट्स से बाकी के देशों के मुकाबले, लेकिन जिस तरह से हम हमारे कंजम्पशन को चेंज कर रहे हैं, ऑफलाइन खाने घर से जगह पे हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, जी। या हम ऑफलाइन यानी कि स्टोर्स में जाने की जगह पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर आप जिस तरह से रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ देख लीजिए, जिस तरह से हमारे कंट्री में लग्जरी वॉचेस की ग्रोथ आ रही है। तो ऐसे कई सेगमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है नॉर्मल इकोनॉमी के मुकाबले। अगर इकोनॉमी नॉमिनल बेसिस पे 11% ग्रो कर रही है, तो कोई कोई सेक्टर्स 20% पे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि सेक्टर की हर 4 साल में डबल हो रहे हैं साइज में। तो ऐसे कंपनीज पर हम फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक सेक्टर है, जी। 2,500 करोड़, अगर मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दूं तो 2,500 करोड़ वर्थ के फोन्स 2014 में लगभग हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट किए गए थे। जी हाँ। 7 साल में वो नंबर 2,500 करोड़ से बढ़ के 32,000 करोड़ हो गया। और एक साल में वो नंबर 32,000 करोड़ से बढ़ के 88,000 करोड़ हो चुका है। उसमें से आधे तो नंबर सिर्फ एक कंपनी आईफोन की है। आईफोन की ही सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से 40,000 करोड़ वर्थ की हो चुकी है। जी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स एक जरूरी थीम है जो हमारे कंट्री को ये ग्रोथ दिला रही है। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज पे हमें फोकस करना है। जैसे आप समझेंगे ये सब अपॉर्चुनिटीज मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा तादाद में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए पोर्टफोलियो उन कंपनीज पे फोकस करता है। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगले 5-10 सालों में कुछ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिनका आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं नाम ले लेती हूँ, डिक्सन आपके पोर्टफोलियो में है जो एक बहुत बड़ा प्ले है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। वो शायद अगले कुछ सालों में निफ्टी का हिस्सा भी बन सकती हैं। तो रिटेलिंग पर आप काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो, नायका, इनफैक्ट ट्रेंट जैसे ट्रेड्स हैं, साथ ही साथ इन्फो एज जैसी कंपनी भी है। मैं देख रही हूँ आपने हाल में लिस्टेड कंपनी हुनासा को भी रखा है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा फाइनेंस से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर आप बिग बॉय फाइनेंस पर बिल्कुल बैंक नहीं कर रहे हैं। आपने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया है स्पंदना स्फूर्ति, होम फर्स्ट, जियो फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स और चोला मंडलम। तो अगर इस इथॉस को आप हमें समझा सकें कि बड़े बैंक्स को छोड़कर इन एनबीएफसीज पर खासा फोकस क्यों है और एक निवेशक क्या एक्सपेक्ट करे यहां पर पैसा लगाकर। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि लार्ज कंपनीज इनोवेट नहीं कर रही हैं, हमारी ऐसी राय बिल्कुल नहीं है। हम इनफैक्ट काफी खुश हैं जिस तरह से हमारी कंट्री की जो सबसे लार्जेस्ट कंपनियां भी हैं जिस तरह से अपने बिजनेस को चेंज करके आने वाले नए दौर के लिए तैयार हो रही हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें इनोवेशन की जो बिजनेस के ऊपर जो बेनिफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर एक लार्ज बैंक फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कि एक अमेजॉन कार्ड लॉन्च करती है, तो ये इनोवेटिव तरीका है काम करने का, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट बेचकर उन्हें कंजम्पशन में ड्राइव करने का। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन उस चीज का उसके ओवरऑल बिजनेस पे काफी कम होगा, सीमित होगा। सो ऐसा नहीं है कि हमारा ओपिनियन ये है कि लार्ज कंपनियों में इनोवेशन नहीं हो रहा है।
हमारी स्ट्रैटेजी ये है इस पोर्टफोलियो को लेकर कि उन कंपनियों पे फोकस कीजिए जहां पे इनोवेशन और ये अपॉर्चुनिटीज की जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं एक बिना नाम कहे अगर मैं केमिकल कंपनी के बारे में कहूं, आज वो भले केमिकल कंपनी फार्मास्यूटिकल एग्रो केमिकल कंपनीज को बेच रही है, आधा बिजनेस उसका वहां से आता है, लेकिन कल वो बैटरी केमिकल्स भी बना रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं उनके लिए भी मैन्युफैक्चर करेगी। तो आने वाले 5 साल में ऐसा हो सकता है कि आधे से ज्यादा बिजनेस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज को बेचने में आएगा। तो ये कंपनी केमिकल कंपनी से बदलकर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस्ड कंपनी बन जाएगी। सो कितना आपको बेनिफिट मिलता है ये नए इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज से, ये हमारा फोकस है। अगर वो छोटा कंट्रीब्यूशन है बिजनेस पर तो हमारा वो कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगी। ओके। एंड सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं कर रहा था मैं जैसे आपने सही तरह से मैन्युफैक्चरिंग थीम पकड़ी, वो अपॉर्चुनिटी उसमें कोई इनोवेशन की बात नहीं है, इसमें नयापन है हमारे देश में। जो जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है, पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करके, इससे बहुत सारे सेक्टर्स को एक बेनिफिट मिल रहा है। जो कंपनियों का आपने नाम लिया उसके अलावा भी और 3 कंपनियां हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से फायदा उठा रही हैं, हमारे पोर्टफोलियो में है। हम्म। तो वो जैसे चाइना में आपने देखा है मैन्युफैक्चरिंग ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है 1990 से लेके अब तक, उस इकोनॉमी को ये मुकाम पर ले आने के लिए इंडिया भी सही डायरेक्शन में ध्यान देकर हमें भी वही लेवल पर ले आने की कोशिश कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट सही कदम उठा रही है ये चीज करने के लिए। तो यस, दैट विल बी अ बिग एरिया। बट अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के अलावा हम सोचें, बहुत ऐसी चीजें हैं हमारे कंट्री में जो बदल रही हैं। जी। जैसे कंजम्पशन की मैंने बात की, या फिर हम किस तरह से फाइनेंस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। हर इंडिविजुअल को, हर नागरिक को अगर फाइनेंसिंग कोई दे पा रहा है तो वहां पे हमें लगता है ज्यादा चेंज आ रही है। वहां पे बेसिकली एक चेंज इन एनवायरनमेंट है, एक नया तरीका है बिजनेस करने का, जहां पे आप ऐसे लोगों को लोन दे रहे हो जिन्हें आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से लोन की जरूरत भी है, लेकिन उन्हें बड़ी बैंकों से शायद से लोन नहीं मिल रहा है। तो हम वो सेगमेंट्स पर खेल रहे हैं जो आने वाले कल के लिए ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी। तो इसके लिए जो बैंकों के और एनबीएफसी के आपने नाम लिए, हमें वो एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पे ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, जीडीपी से कहीं ज्यादा। तो पूरे इस पोर्टफोलियो की विशेषता यही है कि ज्यादा ग्रोथ कहाँ से आएगी, जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ कहाँ आएगी, और हर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ दिख रही है। तो हम आने, जैसे मैंने कहा, हमारे अगर देश इस तरह से ग्रो कर रहा है तो सबसे ज्यादा फायदा हम कहाँ से उठा सकते हैं, कौन से सेक्टर से उसका उठा सकते हैं फायदा, ये पोर्टफोलियो वहां ध्यान देगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कहां और अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं इस पर्टिकुलर फंड में, और हार्दिक की नजरें खास तौर से किस थीम पर रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड, और आज हमारी नजर है यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड पर। मैं बात कर रही हूं इस फंड के मैनेजर हार्दिक बोरा से। मैंने एक और पॉकेट आइडेंटिफाई किया है जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है, जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसा भी बनाया है, वो डिफेंस कंपनियां हैं। अब डिफेंस वाले साइड पर आप बीईएल और डेटा पैटर्न्स पर फोकस कर रहे हैं। क्या यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखा हार्दिक जब आप लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, और क्या यहाँ पर और स्कोप आएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को शायद आप आगे जाकर शायद आइडेंटिफाई करेंगे और निवेश करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर दोनों इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, यस। तो ये मैं, जैसे मैंने कहा, मैं कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम थीम इस तरह से सोचते हैं कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई बेनिफिट ना हो। जनरली हमारे गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, 3 सालों के लिए खास करके, हमारे सारे डिफेंस के जो जरूरतें हैं उसको इंडिजिनाइज यानी लोकली मैन्युफैक्चर करने की बहुत कोशिश की है, और उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। हम सिर्फ वो थीम पर नहीं खेलना चाहते, जैसे आपने कहा ड्रोन है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी है जो हमारे डिफेंस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है आने वाले दशक के लिए। हम वैसी कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड जैसे आपने ड्रोन कहा, इसके अलावा एक्चुअली बहुत सारे ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट्स इंडस्ट्री में हो सकते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में आपने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी डेवलपमेंट हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, हमारी कोई कोई इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रही है। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी भी कंपनी है जिनकी इन्वेस्टमेंट 3 से 4 एआई कंपनियों में है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी सेगमेंट्स हैं ड्रोन के अलावा। जैसे ड्रोन तो है ही, हम उस पर भी बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं,
ऐसे सेगमेंट्स हैं और हमारा फोकस ये है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी पे ध्यान ना दें। ऐसी क्या चीज है जिससे मैंने कहा कि आने वाले दशक तक चल सकती है और वहां से हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ साल दर साल दिख सकती है। हम्म। तो ये स्टॉक्स को चूज करते वक्त वो ध्यान में रखा जाता है। और अपार्ट फ्रॉम ड्रोन, जैसे मैंने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, क्लीन एनर्जी, यहाँ पे भी हमारा फोकस है। जो आपके टॉप 5 अंडरवेट स्टॉक्स हैं, जिसमें दो दिग्गज बैंक हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस है, इन्फोसिस और एलएनटी है, इन पर आपका मन कब बदलेगा? जब ये ज्यादा करेक्ट होंगे या फिर अर्निंग्स में आपको और कॉन्फिडेंस आता दिखाई दे? एचडीएफसी बैंक के अर्निंग्स को देखकर जो झटका लगा हम सब जानते हैं। इन्फोसिस की कमेंट्री अभी भी काफी कॉशियस है। क्या वो टर्निंग पॉइंट होगा कि ये अंडरवेट से शायद न्यूट्रल और न्यूट्रल से ओवरवेट रहेंगे? इस पोर्टफोलियो में हम उन स्टॉक्स पर फोकस तो नहीं करेंगे, बिकॉज ओके। ये पोर्टफोलियो की बनावट अलग है। लेकिन जो स्टॉक्स के आपने नाम लिए, ये हमारे दूसरे पोर्टफोलियो में है इनकी पोजीशन। कुछ कुछ पोर्टफोलियो में हमारी पोजीशन है, काफी टॉप वेट भी है। तो हम इन, जैसे मैंने कहा, इन स्टॉक्स पे हम नेगेटिव नहीं है। हमारे फ्लेक्सी कैप फंड या हमारे जो दूसरे लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उनमें हमने इन पोर्टफोलियो पोजीशंस को रखा है। हमें इन कंपनियों पे काफी पॉजिटिव हमारी ओपिनियन है। तो हमें नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये ज्यादा देर तक रहेंगे। आई थिंक इन काफी कंपनियों में आने वाले एक साल के लिए काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वैल्यूएशन जहां जहां अट्रैक्टिव होंगे वहां हम अट्रैक्टिवली पोजीशन करेंगे। आई थिंक हमें कोई तकलीफ का हमें कोई आसार ऐसा नजर नहीं आता इन कंपनीज में। लेकिन इस पोर्टफोलियो में वो कंपनीज आपको शायद से कभी ना दिखे, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अलग नजरिए से पोर्टफोलियो बना रहे हैं। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू हार्दिक, फिर ये किस तरह के निवेशक के लिए फंड है? जो नए आइडियाज ढूंढ रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, या फिर हर कोई निवेशक इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकता है? मेरे ख्याल से जिसका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है, जो इस फंड को 5 से ज्यादा साल की अवधि दे सकता है, ये पोर्टफोलियो किसी भी इन्वेस्टर के लिए उनके खुद के पोर्टफोलियो से काफी अलग होगा। जैसे आपने देखा कि हमारे पास स्टॉक्स नहीं है, तो 90% ऑफ द पोर्टफोलियो अपने बेंचमार्क से अलग है। और जितनी हमने रिसर्च की है, जो इंडस्ट्री में दूसरे फंड है उनसे भी काफी अलग है। तो वो पर्सपेक्टिव से अगर आप ये पोर्टफोलियो को अपने पूरे ओवरऑल किटी में डालेंगे, तो आपको एक डेफिनेटली डिफरेंशियल अप्रोच मिलेगी जो ज्यादा रिस्क है। तो ये प्रोडक्ट में रिस्क ज्यादा है। हम कहेंगे हमारे शायद से स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिस्क होगा इस प्रोडक्ट में। तो ये पर्सपेक्टिव से एक इन्वेस्टर को रखना चाहिए जहां पर इसकी रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई है। ये वैसे इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो टाइम भी दे सकता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा लंबी नहीं है। मैं कहूंगा अगर 5 या 4 साल से कम की है, हम रेकमेंड करेंगे कि ये पोर्टफोलियो को शायद से ना देखें, बिकॉज इसमें काफी वॉलेटिलिटी प्राइस में आ सकती है। जी। एंड फाइनली मैं कहूंगा कि ये जो समझते हैं इन्वेस्टर्स, जिनको उतार चढ़ाव से थोड़ा उतना सेंसिटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए बेटर होगा, बिकॉज ये पोर्टफोलियो में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसके लिए हम एसटीपी का रूट हमेशा रेकमेंड करेंगे इस पोर्टफोलियो में। हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत ही दिलचस्प फंड, यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड की जो हम आज बात कर रहे थे। गुड लक टू यू। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ तो फायदेमंद फंड में आज इतना ही। नमस्कार। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।